हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस वो टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके हमने ऑलमोस्ट सारे केसेस देख लिए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट एंड हो गया है। इसमें अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा एसी जनरेटर, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो जैसे ही एसी जनरेटर अपना एंड होगा तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, है ना। तो एसी जनरेटर जो है वो जो एंडिंग है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग होगी। ओके, ये ध्यान रखना है। तो उससे पहले मैं एक बार एनसीईआरटी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हम साथ में सॉल्व करते चल रहे थे। तो एनसीईआरटी में अगर मैं फटाफट अगर देखूँ तो जो उसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो मैंने वो सिर्फ यहाँ पर स्टडी के लिए दिया था। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो मैंने क्लास में सॉल्व करा दिया है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 भी क्लास में सॉल्व करा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया है, एग्जाम्पल 5 भी हो गया है क्लास में, एग्जाम्पल 6 भी हो गया है क्लास में, है ना, मैंने ये भी डिस्कस करा दिया। फिर तुम्हें मैंने एग्जाम्पल नंबर जो यहाँ पर 7, एग्जाम्पल 7 नहीं कराया मैंने क्लास में, तो एग्जाम्पल 7 में करा देता हूँ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 ऐसे वो आसान सा ही है, फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ये 7 की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ये लिखा है 6.7, क्योंकि ये चैप्टर 6 का ऐसे। तो उसमें क्या दिया है, वी आर गिवन अ व्हील, हमें एक ये व्हील दिया है। व्हील में हमें ये 10 स्पोक्स दिए हैं, है ना। स्पोक्स मतलब ये दिया होता है ना, ऐसे ऐसे 10 दी हैं, 10। जैसे ये 4 हो गई, 5, 6, 7, 8, 2 और हैं, तो ऐसे लो, है ना। ये 9 और 10, ये 10 स्पोक्स भी हैं, और हर स्पोक की जो लेंथ है, हर स्पोक की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 0.5 मीटर, हर स्पोक की लेंथ गिवन है। और ये पूरा व्हील को रोटेट करा रहे हैं हमें। ये दिया है 120 रिवॉल्यूशन ये पर मिनट, पर इसको चेंज करना पड़ेगा हमें ओमेगा में, रेडियन पर सेकंड में हम चेंज करेंगे। तो अगर 2 पाई इंटू 120 अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड में, ये कन्वर्जन का बस हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी कन्वर्जन का हमें बड़ा ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आएगा तुम्हारा 4 पाई रेडियन ये पर सेकेंड। ठीक है, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, नाउ वी आर गिवन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का ये सिंबल तो मैच ही है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी। हॉरिजॉन्टल यहाँ कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सिंबल ऐसे दिया है जी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये दिया है 0.5 ये गॉस। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ये टेस्ला में, तो ये आ जाएगा टेस्ला में ऐसा। तो वी हैव टू फाइंड कि भाई एक्सेल और रिम के बीच जो है, ये एक्सेल हो गई, ये तुम्हारे जिसके ओर ये व्हील घूम रहा है, एक्सेल और रिम, एक्सेल और रिम के बीच वी हैव टू फाइंड कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो इसमें देखो तुम सबको मैंने क्या सिखाया था, अगर मान लेते हैं अच्छा रिम तुम्हारा घूम कैसे, हाँ, रिम का जो प्लेन है वो ऐसा दिया है कि अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर रखा है। मान लेते हैं कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फील्ड अगर ऐसी है तो उसके परपेंडिकुलर रखा है। तो इस केस में मैंने तुम्हें यह सिखाया था कि जो एक रिम के लिए नहीं, हाँ, एक स्पोक के लिए निकालेंगे, इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ की ओर आएगी, वो आएगी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, है ना। तो मतलब कि ऐसा आएगा जो एक का होगा वही यहाँ पर हम इफेक्टिव भी हम यहाँ पे वही बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं कि हम ये बोलते थे कि सारे के सारे ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं ना, और पैरेलल में जो एक का होता है वही सबका होता है। ये मैं ऑलरेडी यार डिस्कस कर चुका हूँ इस पर, अब ज्यादा और डिस्कशन करने का तो कुछ मतलब नहीं। यहाँ पर जो इफेक्टिव होगा ना वो तुम्हारा एक का ही होगा, और एक का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2, बस ऐसे। ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में बस डेटा रखना है।
ये ऑर्बिटल कंपोनेंट की फील्ड यहाँ पर इन प्लेस ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 4 पाई एल स्क्वायर, मतलब कि 1/4, इसको हम लोग 1/2 बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, अपॉन 2 सॉल्व कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 2 पाई इंटू ये 10⁻⁻⁵, है ना। EMF है तो वोल्ट्स में आएगा आंसर। हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब पाई को 3.14 लिख दो तो तुम्हारा आंसर ये NCERT से मैच कर जाएगा। ओके, तो सबको ये भी समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं NCERT में। तो एग्जाम्पल 6.7 मैंने नहीं बनाया था तो भी ये चलता कि ये हम लोग डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स खोल के देखते नहीं है बुक, तो उनके लिए करना जरूरी है। अब एग्जाम्पल 6.8 ये मैंने सॉल्व किया, मैंने डिस्कस करा दिया है। ठीक है, फिर इंडक्टेंस में आता है, तो इंडक्टेंस में एग्जाम्पल 6.9, हाँ ये देखते हैं आप ना, एग्जाम्पल 6.9 पे आते हैं। अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की जा रही है। एग्जाम्पल 6.9 में म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की जा रही है। वी आर गिवन ये 2 कोसेंट्रिक सर्किट कॉइल्स, तो 2 कॉइल्स है, उनके सेंटर सेम है, तो ऐसा कुछ फिगर होगा। 2 कोसेंट्रिक कॉइल्स है, सेंटर सेम है, स्मॉल रेडियस तुम्हारा ये R1 है और दूसरे वाले का रेडियस तुम्हारा R2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर R2 की वैल्यू ये बोला जा रहा है कि R1 से बहुत ही ज्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अब देखो, यहाँ मुझे बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है इस अरेंजमेंट का। ठीक है, इस अरेंजमेंट को मुझे बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है ना, कि इन दोनों में से हम किसी एक कॉइल में हम करंट पास कराएंगे और उसकी वजह से दूसरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज देखेंगे। ठीक है, देखो जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो दिया जाए तो हमेशा मेरी एडवाइस यही है कि तुम आउटर कॉइल में करंट पास करो। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में ऐसे लेट करेंगे कि आउटर कॉइल में मैंने I2 करंट यहाँ ले ली। ठीक है, यहाँ पर ये लेट ये करंट इन आउटर कॉइल इज करंट इन आउटर कॉइल इज I2। आउटर कॉइल में करंट मैंने I2 ले लिया ना, तो करंट अगर आउटर कॉइल में ले ली तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, उसकी वजह से हम यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे, सॉरी पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो आउटर कॉइल की वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो होगी μ0 I2 अपॉन 2 इंटू R2। सिंपल सी बात ये है ना। अच्छा देखो, यहाँ पर अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो वो ध्यान देना, अब बहुत ध्यान से सुनना है कि ये जो आउटर कॉइल है इसकी वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आई ना, मैं उसको अब इस पूरे रीजन के लिए यूनिफॉर्म मान सकता हूँ। ये स्टेटमेंट इसलिए दिया जाता है कि मैं क्या करूँ, मैं उसके लिए यहाँ से यहाँ तक पूरे रीजन के लिए यूनिफॉर्म अज्यूम कर लूँ, क्योंकि रियलिटी में तो नहीं होगा यूनिफॉर्म। ठीक है, तो फिर हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे स्कोप के बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा है वो उसके सेंटर पे निकालना सीखा है ना। तो अब ये स्टेटमेंट इसलिए दे दिया जाता है कि सो दैट कि जो तुमने इसकी वजह से या आउटर कॉइल की वजह से जो भी यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तुम इस पूरे के लिए क्या मान लो, यूनिफॉर्म मान लो। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब आगे, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो फ्लक्स जो होगा वो फर्स्ट वाली कॉइल से कितना लिंक होगा। अच्छा, तो जो मेरी फर्स्ट वाली कॉइल है उससे फ्लक्स क्यों लिंक हो रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो मेरी फर्स्ट वाली कॉइल है उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड अपनी पास हो रही है वो ये है। तो और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पर एक्चुअल में यहाँ पर हर जगह है, लेकिन हम तो सिर्फ इतने रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड ये पास हो रही है वो हम निकाल चुके हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड आ क्यों रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ये सेकंड कॉइल की वजह से है ना, और सेकंड कॉइल में करंट हमने पास कर दिया। तो इनटू ये होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो पाई इंटू r1² ऐसा लिख सकते हैं ना। ये एक बार आ गया तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना बहुत आसान है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है तुम्हारा φ1/i2, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो i2 से i2 ये कट जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए μ0 पाई r1² अपॉन 2r2, ये आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मैंने कंसिडर नहीं किए, देखो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो मेरा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ एनसीईआरटी में नीचे नोट करके लिखी हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी में वो नोट करके नीचे लिखी हुई है, तो इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। ओके, ये समझ में आया सबको? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 6.9 ये अपना कवर हो गया है, इसको हर कोई देखेगा, ये अपना जरूरी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको ऐसे लाइटली मत लेना। तो अगले एग्जाम्पल पे आता है, अगले प्रॉब्लम पे आता है कि और क्या बचा है अपना। फिर अगला है एग्जाम्पल यहाँ पे 6.10। तो 10th एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है, 10th वाला करा दिया। फिर एसी जनरेटर वाला टॉपिक है, उसके ऊपर तुम्हारा एग्जाम्पल है ना, 11th वाला एग्जाम्पल। तो एसी जनरेटर जब पढ़ेंगे तब 11th वाला अपना मैं उठा लूंगा, तो ये अपना सारा एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में 6.1 मैंने होमवर्क दिया था, 6.2 होमवर्क दिया था, ठीक है, जो होपफुली तुम लोगों ने कर ही लिया होगा। फिर 6.3 मैंने डिस्कस करा दिया, 6.4 डिस्कस करा दिया, 6.5 भी डिस्कस करा दिया है, ठीक है। तो उसके आगे का डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। तो हम आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। 6 जो है वो फिर से मैं एसी जनरेटर में कराऊंगा। तो मैं 6.7, 8 या 9 और 10 पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। 6.7, 8 और ये 9, 10 इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम्स अगर और हम डिस्कस कर लेंगे तो मेरी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, फिर एडिशनल एक्सरसाइज पाएंगे। तो देखो 6.7 में, वैसे 6.7 वाली जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम हमारी डीपीपी में भी है, और मैंने होपफुली शायद डीपीपी में वो सॉल्व करा दी, लेकिन फिर भी चलो मैं करा देता हूँ। तो एक स्ट्रेट वायर है, अच्छा यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल मान लूँ, तो हॉरिजॉन्टल मान लूँ, तो ये अगर ईस्ट है, ये अगर वेस्ट है, तो इसके अंदर की ओर हो जाएगा नॉर्थ और ये बाहर की ओर हो जाएगा साउथ, है ना। तो ऐसे प्लेन रखा है, ऐसे प्लेन रखा है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ऐसे हो जाता है सिंपल सा। तो देखो वायर मेरा कैसा है, वायर है ऐसे रखा है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में रखा है। वायर की लेंथ दे रखी है ये 10 मीटर, ओके। और वायर किस स्पीड से फॉल कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से फॉल कर रहा है। और अर्थ का जो ओरिजिनल अब कंपोनेंट है वो अंदर की ओर है, ठीक है, ये ले लेते हैं BH ओरिजिनल कंपोनेंट। उसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 0.30 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। So what we have to find? We have to find the instantaneous value of EMF induced in the wire, है ना। instantaneous वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्पीड तुम्हारी वेरी करते जाएगी, तो उस इंस्टेंट पे बताना है जिस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में तो मोशनल EMF का फॉर्मूला लगा देंगे BVL, सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पे L, V और जो B है वो आपस में परपेंडिकुलर, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी कितनी है, 0.30 इंटू 10⁻⁴, V हो गया 5, L हो गया ये 10। तो सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा
15, तो 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। ये आ गया इसका ए पार्ट। बी पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो बी पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो बतानी है मुझे। तो डायरेक्शन के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग, मैंने क्या सिखाया था कि राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल की वजह से ध्यान रखना है कि ये जो अपना क्रॉस है, मतलब सॉरी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस मतलब केंद्र की ओर, तो फिर जो फिंगर्स है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की होंगी और जो थंब है वो वेलोसिटी की ओर होगा। तो फिर ये पाम के परपेंडिकुलर, मतलब कि ये एंड अपना हायर पोटेंशियल पे होगा, ये एंड अपना लोअर पोटेंशियल पे होगा, है ना। तो यही चीज तुम्हारा बी और सी का आंसर है बेसिकली यार, है ना। बी और सी का आंसर वही कि कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे और कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो वही चीज तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ भी है। तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर अगली प्रॉब्लम पे आते हैं, 8th नंबर की प्रॉब्लम पे आता है। इसमें क्या पूछ रहा है, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम, करंट फॉल कर रही है फ्रॉम ये 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, और कितने टाइम में ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है ये पॉइंट अपना 1 सेकेंड में, इतने टाइम में प्रोसेस हो रहा है। तो एवरेज ईएमएफ तुम्हारा अगर दिया हुआ है 200 वोल्ट्स, तो बताना है कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो कि मैंने ये फॉर्मूला लिखा था ना, L/di/dt, ये तो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे di/dt लिखा है। क्या मैं इसी से एवरेज का निकाल सकता हूँ क्या फॉर्मूला? हाँ, एवरेज निकालना है तो तुम्हें पता है कि बस यहाँ पे डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी लिखा जाएगा, बस इतना ही तो लिखा जाएगा ना सिर्फ। यहाँ पर अपने डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी लिखना है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब तो मुझे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, देखो ये हो गया 200 इज इक्वल टू L, और यहाँ पर अपना ये डेल्टा I आ गया ये 5 अपॉन डेल्टा टी आ गया ये अपना 0.1, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो L आ जाएगा मेरा ये 20 अपॉन ये 5, तो 4 हेनरी, 5 4 20, तो 4 हेनरी, ठीक है। इसमें कोई इतनी खास बात तो है नहीं। अब मैं 6.9 वाली प्रॉब्लम पे आते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम्स को नोट कर लो अच्छे से। देखो 6.9 प्रॉब्लम में आता है, a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 हेनरी। तो कितने का म्यूचुअल इंडक्टेंस है? 1.5 हेनरी का। If the current in one coil changes from, करंट चेंज कर रही है 0 टू 20 एम्पियर, करंट चेंज कर रही है, और कितने टाइम में चेंज कर रही है? 2.5 सेकंड्स में चेंज कर रही है। तो व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल, अदर कॉइल है ना, तो हमें निकालना है कि दूसरी कॉइल से चेंज ऑफ फ्लक्स जो लिंकेज है वो कितना होगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है ना तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा? phi2 अपॉन I1, ये होता है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये फ्लक्स का लिंक, ये फॉर्मूला तुम्हारा, ठीक है। तो जो यहाँ पर करंट जो चेंज हो रही है, ये फर्स्ट मतलब कि कॉइल में, तो 0 टू 20 एम्पियर चेंज हो रही है करंट अपनी, और टाइम इतना लग रहा है, तो हमें निकालना है कि फ्लक्स का लिंकेज का चेंज कितना होगा। तो E2 जो ये होना चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए, उसका फॉर्मूला आएगा तुम्हारा M इंटू di1 अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ से, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं d∅2 अपॉन dt, ठीक है। तो हमें सिर्फ फ्लक्स का चेंज निकालना है, तो ये तो अपना कैंसल आउट हो जाएगा। तो चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, तो बस ये म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी इनटू चेंज इन करंट, तो इनटू ये 20, तो ये तुम्हारा आना चाहिए 15 टू 30, तो ये 30 वेबर आना चाहिए बस, ओके। सिर्फ ये आना चाहिए हमारा।
तो ये है 6.9। फिर ये 10th वाली प्रॉब्लम पे आता है। 10th वाली प्रॉब्लम पे फिर से मोशनल ईएमएफ की प्रॉब्लम है। तुम्हें बस यहाँ पे प्लेन दिया है, प्लेन जो ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स अपना वेस्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। प्लेन देखो, तो ये मान लेते हैं तुम्हारा वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो प्लेन ऐसे ट्रैवल कर रहा है वेस्ट की ओर। प्लेन के विंग्स देखो, प्लेन के विंग्स देखो ऐसे वेस्ट की ओर ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, प्लेन के जो विंग्स हैं वो यहाँ पर जो फील्ड को कट करेंगे, तो कौन सी फील्ड को कट करेंगे? वर्टिकल फील्ड को। वर्टिकल फील्ड ऐसे ऐसे नीचे करेंगे, हॉरिजॉन्टल रूप को कट नहीं करेंगे। किसको कट करेंगे? वर्टिकल फील्ड को कट करेंगे प्लेन के विंग्स। तो वो ध्यान रखना है कि वर्टिकल फील्ड को कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है तुम्हारी 1800 किलोमीटर ये पर आवर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जो विंग्स के अक्रॉस आएगा, ठीक है। विंग्स की जो ये लेंथ दे रखी है 25 मीटर दे रखी है। अच्छा, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और एंगल ऑफ अपडिप है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर अब तुम्हें बहुत जो यहाँ पे डेटा जो हमें अब गिवन है वो इंटरेस्टिंग तरीके से हमें अब डेटा गिवन है। एंगल ऑफ अपडिप तुम्हारा 30 है, ये हो गया BH, ये हो गया BB, और ये जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना B, ये तुम्हें अब दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁴ ये टेस्ला। तो BB कितना होगा? तो BB होगा B ये sin 30, क्योंकि यहाँ पर इसी फील्ड की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये प्लेन का विंग्स है ना, किसको कट कर रहा होगा? प्लेन ऐसे उड़ रहा है ना, ऐसे देखो ईस्ट से वेस्ट की ओर ऐसे उड़ रहा है। मतलब कि अगर मैंने ऐसा फिगर ड्रॉ कर रखा है तो ऑब्वियस बात है कि मैंने नॉर्थ यहाँ लिया है, साउथ यहाँ लिया है, तो ईस्ट यहाँ होगा तुम्हारी साइड, वेस्ट होगा अंदर की ओर। तो तुम अगर ऐसे प्लेन को बढ़ाओगे ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ही अपना कट होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें BB निकालना है। तो ये कितना होगा? तो 5 × 10⁻⁻⁴ इंटू sin 30 मतलब कि 1/2, ये आ गया तुम्हारा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या है ना, यहाँ पर कितना मोशनल ईएमएफ आएगा? वो आएगा VBL। तो B कितना है तुम्हारा? यहाँ पर तुम्हारा ये जो अब B लिखा है तुम्हारा कौन सा होगा? वर्टिकल कंपोनेंट वाला। उसको चलो मैं ये लिखता हूँ, है ना, ये BB। तो 5/2 × 10⁻⁻⁴ इंटू वेलोसिटी कितनी रखी है? 1800 इंटू ये 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज किया है ना, तो मीटर पर सेकंड में चेंज किया, ध्यान रखना है। तो ये कैंसिल आउट करता हूँ, ये 50 आ जाएगा। तो 5 × 5 = 25, 25 = 625 इंटू 5 × 10⁻³ वोल्ट्स। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। बोला 5 × 5 = 25, 2 कैरी 5 × 10, 11 12, 1 कैरी 5 × 30, 31, और ये रहेगा 3.125 वोल्ट्स। तो विंग्स के क्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो उसको नोट करते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी एडिशनल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो देखो एडिशनल एक्सरसाइज में मैंने तुम लोगों को 16 और 17 क्लास में करा देना, 16 और 17 क्लास में करा दिया, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग थी। बाकी अगर मैं सारी फिर से देख लेता, चलो यहाँ पे फटाफट बाकी मैं और ये 11 12 13 14 और 15 बता ही देता हूँ, ठीक है। और वो कुछ वैसे इतना हाई फाई नहीं है, तुम अगर रीड करोगे यार अच्छे से तो यहाँ पे हर कोई सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे देखो कि जैसे अगर 11th वाली प्रॉब्लम है, 11th वाली प्रॉब्लम जो एडिशनल एक्सरसाइज की 11th वाली प्रॉब्लम है, वो मैं देखो बता देता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि तुम्हें इसके लिए 6.4 देखना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है कि तो 6.4 देखो। तो 6.4 में तुम्हारा रेक्टेंगुलर लूप दिया था 8 और 2 सेंटीमीटर का। तो अगर 11th वाली प्रॉब्लम देखते हैं तो उसके लिए हमें रेक्टेंगुलर लूप देखना है। रेक्टेंगुलर लूप 8 सेंटीमीटर है एंड ये 2 सेंटीमीटर, ओके। और फिर क्या है कि लूप अब रेस्ट पे है
लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इनिशियल वैल्यू तुम्हें बोल रहा है कि ये ले लो और ये तुम्हारी डिक्रीज कर दिया है इस रेट से। डीवी बाई डी तुम्हें दिया है 0.02 टेस्ला पर सेकंड, ये डिक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर दिया है। और कट को ज्वाइन कर दिया है। लूप का रेजिस्टेंस बोल दिया है कि 1.6 ओम है। तो ये पूछ रहा है कि कितनी यहाँ पे पावर जो डिसिपेट हो जाएगी हीट के फॉर्म में, कितनी पावर हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर अब क्या बोल रहा है कि पावर कितनी डिसिपेट होगी, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ। अब इंड्यूस ईएमएफ का आने का रीजन क्या होगा, तो वो बोल सकते हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पूरे रीजन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर इस लूप में इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा, जिसकी वजह से करंट आएगी। वैसे तुम लोग को पता ना कि मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ आता है वो दोनों एक यहाँ पर डिफरेंट स्टोरीज है। उसके बारे में हम लोग बहुत पहले हम पढ़ भी चुके हैं और आगे भी मैं वो स्टोरीज तुम्हें सुनाने वाला हूँ। ठीक है, आगे स्टोरी तुम्हें मैं सुनाऊंगा फिर से और एंड में। ठीक है, ऐसे ही मजे के लिए सिर्फ यहाँ पर वो स्टोरी अब यहाँ पर मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बस। लेकिन कुछ भी हो, हम दोनों चीजों को फैराडे के लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई अगर अपना फ्लक्स का चेंज हो रहा है यहाँ पे टाइम के साथ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो फ्लक्स का चेंज हो रहा है यहाँ पर, वो दिख ही रहा है हमें, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ए बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो 0 है, तो cos 0 तो 1 हो गया। तो यहाँ पर एरिया कांस्टेंट रहना है, पर ये चीज अपनी चेंज हो रही है और एक किस रेट से चेंज हो रही है वो हमें दिया हुआ है। एरिया कितना है, तो वो है 8 × 2 × 10⁻⁻4। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है और ये हो गया 0.02। इसको सॉल्व कर लूंगा मैं। 8 × 16 2 × 32 32 × 10⁻⁻6 वोल्ट्स आ गया है ना। इसको तुम चाहो तो 3.2 वोल्ट भी बोल सकते हो, तुम्हें अगर बोलने की इच्छा हो। 3.2 × 10⁻5 वोल्ट। 3.2 क्यों बोल रहा हूँ, इसको हम लोग 1.6 से डिवाइड कर देंगे, तो 1.6 से डिवाइड कर देंगे तो इंड्यूस करंट आ जाएगी। तो इंड्यूस करंट कितने आएगी, तो 1.6 ये 2 होगा 3.2 ना, तो ये 2 आ जाएगा। 2 × 10.5 एम्पियर। तो फिर अपनी पावर जो है वो कितनी हीट के फॉर्म में यहाँ डिसिपेट होगी, जो भी यहाँ पर जो भी पावर, मतलब कि हमें पावर निकालना है, तो पावर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ इनटू इंड्यूस करंट E × I। ये पावर यही होता है तुम्हारा। तो सिंपल सा उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6.4 × 10⁻10 है ना, यहाँ पर वॉट। और ये तुम्हारी जो भी पावर है बिकॉज ऑफ अपना रेजिस्टेंस हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सोर्स क्या है इस पावर का, इस पावर का सोर्स क्या है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्स क्या है पावर का, तो ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक ऐसा एक वो बेसिकली एक्सटर्नल एजेंट जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं तो उस एक्सटर्नल एजेंट को दे सकते हैं जो इसका सोर्स है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी करा रहा है। अब अगर मैं 12 वाली प्रॉब्लम में आऊं, तो एक स्क्वायर लूप ऑफ साइड यहाँ 12 सेंटीमीटर, उसके साइड्स जहां पर पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस है, ठीक है, मतलब एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और उसको हम मूव करा रहे हैं। तो एक्स वाई प्लेन दिखा देता हूं मैं पहले। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर मान लेता है स्क्वायर लूप मैंने ऐसे रख दिया है ना। स्क्वायर लूप की साइड दी है ये 12 सेंटीमीटर, उसको हम लोग मूव करा रहे हैं एक्स एक्सिस की ओर। किस वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, 8 सेंटीमीटर ये पर सेकेंड से, ऐसा मुझे दिया हुआ है। और यहाँ पर जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो
हमें दी है ये पॉजिटिव या जेड एक्सिस की ओर, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म भी नहीं है स्पेस में, और टाइम के साथ वो अपनी वैरी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो कांस्टेंट भी नहीं है टाइम के साथ, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है। इट हैज अ ग्रेडियंट ऑफ, और ग्रेडियंट ऑफ कैसा है, ये 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, मतलब कि dB अपॉन, और ग्रेडियंट अपना नेगेटिव एक्सिस की ओर है ना, ऐसे dB अपॉन dx, मतलब कि इस साइड की ओर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसका ग्रेडियंट है कैसा है 10⁻³ ये टेस्ला ये पर सेंटीमीटर, मतलब कि जब हम लोग नेगेटिव एक्स की ओर इस वाली डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है। और एंड इट इज डिक्रीजिंग इन टाइम, और वो टाइम के साथ अपने डिक्रीज कर रही है, तो फिर ये टाइम के साथ जो हमें रेट दिया है वो दिया है 10⁻³ है ना टेस्ला यहाँ पर सेकंड का। तो क्या फाइंड करना है, तो डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज, तो लूप का रेजिस्टेंस हमें दिया है 0.50 मिली ओम। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्यों इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ भी वैरी कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड भी उसका वैरी कर रहा है। तो ये मैं 11th वाली प्रॉब्लम को रब कर देता हूँ, ठीक है, फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये मैं पोर्शन रब कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो यहाँ पे 12th वाली प्रॉब्लम है यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और यही कहानी मैं तुम्हें आगे बताने वाला था। तो यहाँ पर यही कहानी मैं फिर अभी हम लोग सुन लेते हैं, और बेसिकली ये हम सुन ही चुके हैं। याद करो मैंने ऑलरेडी मैं ये बता ही चुका। देखो यहाँ पर क्या बता चुका हूँ वो देख लेते हैं कि इतना सा तुम्हारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, इतना सा तुम्हारा, ये तुम्हारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको दो फिजिसिस्ट ने अलग अलग यहाँ पे लोकेशन पे एक ऑलमोस्ट सेम ही पीरियड में खोजा था। एक था तुम्हारा फैराडे, दूसरा था तुम्हारा जोसेफ हेनरी, है ना, जिसके ऊपर हमने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की हमने यूनिट रखी है, हेनरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक और स्टोरी है जो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये जो एक सिंपल सी ये जो इक्वेशन लिखी है ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर दो अलग अलग फिनोमेना हो रहा है जो तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। क्या दो अलग अलग फिनोमेना हो रहा है कि एक बार हम कॉइल मूव करा रहे हैं और लूप में क्या आ रही है, लूप में तुम्हारी इंड्यूस्ड करंट आ रही है। तो कॉइल मूव कराने का मतलब क्या है कि इसमें चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो उसमें मैग्नेटिक जो फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मेरा ड्राइविंग फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स मेरा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ड्राइव करा रहा है ना, मूव करा रहा है, और उसकी वजह से इंड्यूस्ड यहाँ करंट आ रही है। और सिमिलरली सेकंड जो स्टोरी है उसमें क्या है कि हमने कॉइल को फिक्स कर रखा है, मैग्नेट को मूव कर रहा है। तो जब कॉइल को फिक्स कर रखा है, मैग्नेट को मूव कर रहा है, अगर ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे, यहाँ पर कॉइल को फिक्स कर रखा है तो चार्ज पार्टिकल भी नहीं मूव कर रहा है, तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने बता ही रखा है ऑलरेडी कि चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स तब आता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन करेगी, QV sin थीटा, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। QV अगर V नहीं है तो फिर नहीं है। तो यहाँ पर ये तो चीज दिख गई कि भाई मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो यहाँ पर अब कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जब हम लोग मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, बेसिकली हम मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ हम वेरी कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। यहाँ पे क्या आती है भाई, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि कैसी क्या होती है, और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, और उसी को हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इंड्यूस्ड लाइक एक फोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मेरा यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया वो मेरा ड्राइविंग फोर्स है ना, वो मेरा ड्राइविंग फोर्स है जो इस लूप में क्या कर रहा है, जो उस लूप में इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों एकदम डिफरेंट फिनोमेना है, दोनों एकदम डिफरेंट फिनोमेना है, ठीक है, और ये दोनों को यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में ये लिखा हुआ है, मतलब कि रियल में फ्लक्स का चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दोनों डिफरेंट फिनोमेना है, और यहीं से ही आइंस्टीन का दिमाग है ना ऐसे खटका, उसको क्या लगा कि यार दो ये जो डिफरेंट फिनोमेना है उसकी वजह से एक ही आंसर आ रहा है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इस कॉइल को एक फिक्स वेलोसिटी से मूव कराऊं या इस मैग्नेट को एक फिक्स वेलोसिटी से मूव कराऊं, मतलब कि सारी सिचुएशंस में सेम ले लो, सारा मैथमेटिकल डेटा में सेम ले लो, आंसर क्या आता है, आंसर सेम आता है। मतलब कि दो ये डिफरेंट फिनोमेना सेम आंसर कैसे दे सकते हैं, है ना, दो डिफरेंट फिनोमेना सेम चीज कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टोरी बताऊं यहाँ पे ऊपर तो आइंस्टाइन को यही बात बेसिकली ऐसे क्लिक की कि ऐसा कैसे हो रहा है, और तब जाकर उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी है ना, तब उसने जाके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना इसके बारे में, इसकी बेसिकली बोल सकते हैं कि डिस्कवरी की या इन्वेंशन का, जो भी तुम्हें बोल रहा हूँ। तो आइंस्टाइन के दिमाग में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो थॉट है ना, यहाँ से आया, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखनी। तो ये प्रॉब्लम ना इसी के ऊपर है, ये प्रॉब्लम इसी के ऊपर कैसे है कि यहाँ पर इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड दी है वो फंक्शन ऑफ एक्स भी है और टाइम भी है, फंक्शन ऑफ स्पेस भी है और टाइम भी है, स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा यहाँ पर ये देखो, ये तो मतलब ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करें, चलो उसको यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं। ये डिक्रीज कर, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि अगर हम ये पॉजिटिव एक्सिस क्यों जा रहा है, ऐसे जा रहा है सिंपल सा, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है। और यहाँ पर ये भी शायद तुम्हारा डिक्रीजिंग दिया हुआ है क्या, हाँ ये भी डिक्रीजिंग दिया हुआ है, तो ये बस यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग है। अच्छा देखो अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालूंगा वो इसकी वजह से भी निकालूंगा, इसकी वजह से भी निकालूंगा, और क्योंकि अब मुझे पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इस फिनोमेना की वजह से भी होता है, इस फिनोमेना की वजह से होता है, मतलब कि मोशनल ईएमएफ की वजह से भी होता है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होता है ना, दो चीजें, उसी को कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो पहले अगर मैं निकालूं कि भाई कि बिकॉज ऑफ डीवी बाय ये dt क्या होगा, पहली चीज क्या कर सकते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर देख रहा है वंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देख रहा है, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे E क्या होगा A इंटू डी वी बाई डी टी। यहाँ पर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के जो अपना मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उसके बीच का एंगल तो तुम्हें दिख रहा है कि भाई जीरो ले सकता है ना, तो वो आगे वाला पोर्शन का जरूरत नहीं है। एरिया क्या लिखोगे, एरिया लिखोगे 12 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻⁴, यह आ जाएगा तुम्हारा इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया है ना, a इंटू ए स्क्वायर, और dv ये dv बाई dt वो आ जाएगा 10⁻³ वोल्ट्स, तो ये आ जाएगी वैल्यू 144 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट्स, ये आ गया E1। अच्छा अब ये देखते हैं कि सिर्फ इसकी वजह से देखते हैं कि इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, है ना, इसकी वजह से, पहले इसकी वजह से देख रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो रीजन है इसकी वजह से जो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो अगर देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है और वो टाइम के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डिक्रीज कर रही है, तो बाहर की ओर डिक्रीज कर रही है तो उसमें इंड्यूस करंट ऐसे आनी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की ओर जो डिक्रीज कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें इंड्यूस करंट होपफुली ऐसे मार्क कर सकते हैं ना, ऐसे कि इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर है, सो दैट कि बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी क्या ना करे, डिक्रीज ना करे, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी मार्किंग की है
ये फर्स्ट वाले केस से मालूम किया है। सेकंड वाला जो अपना यहाँ पर कॉज है मतलब इमोशनल ईएमएफ, क्योंकि जब ये लूप अपना ऐसे मूव कर रहा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में जाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो वही तुम्हारा इमोशनल ईएमएफ, मतलब कि ये वाला केस है ना। इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है तुम्हारा, अपना जो भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है उन पर जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो ड्राइविंग फोर्स है। अगर दोनों की वजह से सेम आई तो इफेक्टिव ऐड हो जाएगा, अगर डिफरेंट आएगी तो क्या ध्यान रखना है तुम्हें, तो तुम्हें सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि जो भी ज्यादा वाली है उसको हम कम वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फाइनल वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, ज्यादा वाली होगी, क्योंकि वो वाला ज्यादा पावरफुल वाला है ना, वो तो तुम्हारे पास अपने दिमाग में रखनी है। तो आप देखो, अब सेकंड केस देखो। सेकंड केस में क्या है, मोशनल ईएमएफ की बात हो रही है ना। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पर अब मैं कैसे लिखने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो सेकंड केस में मैंने ये लिखा, लेकिन यहाँ पर तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, तो मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया ना, ऐसे dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से हम कुछ यहाँ पे पाप तो कर लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जाएगा a इंटू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऐसा। और इससे क्या आएगा आंसर, तो एरिया हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू वी कितना है तुम्हारा 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया dv बाय dt कितना है तुम्हारा। तो हम सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो मैं लेंथ लॉ से दूंगा, डायरेक्शन लेंथ लॉ से देना अच्छा रहता है, लेकिन नीचे सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर चेंज करने के लिए कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो कट जाएगा, तो इसका कोई फर्क पड़ा नहीं, मतलब तो 144 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁷ तो सॉल्व इसको मत करते हैं, 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 4 जा 32, 33 34 35, 3 कैरी 8 1 जा 8 9 10 11 इंटू 10⁻⁻⁷ वोल्ट्स। अच्छा, इसकी वजह से देखते हैं कि इंड्यूस्ड करंट कैसे आता है। अब इस रीजन की वजह से देखते हैं, तो अब हमें क्या दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है तो बाहर क्यों, पर लूप अगर ऐसे मूव करेगा तो लूप कहां से कहां जा रहा है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाले से ये कम मैग्नेटिक फील्ड वाले की ओर जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब लूप ऐसे जाएगा तो लूप ऐसे जाएगा तो यहाँ पर बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज कर रही है मोशन की वजह से, अभी इसको भूल गए है ना। हम ये बोल सकते हैं कि लूप जब ऐसे जाएगा तो इस लूप से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर को डिक्रीज कर रही है, तो इसमें भी इंड्यूस्ड करंट ऐसे आनी चाहिए कि बाहर को मैग्नेटिक फील्ड आए, तो सेकंड वाले की वजह से भी इंड्यूस्ड करंट यही आनी चाहिए। तो फिर टोटल निकालने के लिए इनको आप ऐड कर सकते हैं, है ना, E1 E2 को टोटल निकालने के लिए आप ऐड कर सकते हैं। होपफुली सबको ये समझ में आया। ये पार्ट मुझे इसका बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना, इस चैप्टर का। ये जो अपना मेन क्रक्स जो मैंने लिखा था, तो यहाँ पर टोटल जो है वो कितना आएगा, वो आएगा E1 प्लस E2, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इससे अच्छा तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, तो ये ऐसे इजी हो जाएगा ना। ये अपना 8 टाइम से लिखा है, अपना 1 टाइम लिखा, 8 + 1 = 9 ना, तो इजी ऐड अप हो जाएगा। तो ऐसे कर दिया, तो टोटल इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस R, तो ये 9 इंटू 144 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 4.5 इंटू 10⁻³ ओम लिखा है ना। तो 4.5 2 जा 9 हो गया, तो 882 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर, ये आ गया मेरा आंसर। होपफुली आप सबको समझ में आया, तो उसको नोट करते हैं, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसको रब करके अगली प्रॉब्लम में आता है। अगली प्रॉब्लम में तुम्हें बस मैं हिंट देता है, वो बहुत इजी सी प्रॉब्लम है 13 वाली, होपफुली सब लोग सॉल्व कर लोगे। फिर भी अगर नहीं हो सॉल्व तो 13 वाली मुझसे पूछ लेना। तो 13 वाली प्रॉब्लम में तुम्हें ये इतनी सारी इतनी बड़ी सी स्टोरी दी है, उसका कोई मतलब नहीं है। स्टोरी में बस क्या दिया है कि अब कॉइल है, उसको अचानक से
वो पहले अपनी मैग्नेटिक फील्ड, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, है ना। उसमें ऐसा प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। 13th वाली प्रॉब्लम में तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो ये सबको फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था, अपना चार्ज अब कितना फ्लो होता है, ये फॉर्मूला जो लिखाया था, ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। अब जो यहाँ फ्लक्स का चेंज है, अब पहले फ्लक्स लिंक हो रहा है और बाद में फ्लक्स जीरो हो रहा है। पहले फ्लक्स ये होगा NBA, यहाँ पर अब स्टार्टिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर है सेम डायरेक्शन थे, और बाद में हम ऐसे हमने कॉइल को यहाँ घुमा दिया कि एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल या तो अपना 90 हो जाता है, या तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उससे पास ही नहीं होती है उस लूप से। तो ये ध्यान रखना है कि फ्लक्स का जो अब चेंज लिखेंगे हम लोग, सिंपल है NBA आ जाएगा ना, फ्लक्स का चेंज NBA। तो वहां से अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, अगर ये दोनों अब कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके लिखूं मैं, तो ये रहेगा NBA/R। तो यहाँ से हमें B निकालना है, तो B कितना होगा, तो ΔQR/N इंटू, है ना। अब ये सॉल्व तो हो जाएगा आगे, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है। तो अब यहाँ पर एक बचती है प्रॉब्लम, तो ये 14th वाली है ना, तो 14th वाली को मैं होमवर्क दे देता हूँ यार, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ भी नहीं डिस्कस करना, कुछ तो खुद से करो। यहाँ नहीं होगा तो मुझे मैसेज भेज देना, तो उसका सोल्यूशन मैं भेज दूंगा, ठीक है। अच्छी स्टोरी दी है उसमें, अच्छे से यहाँ पर पार्ट दिए हैं। यहाँ जी तक अगर तुमने ये सारा कर लिया तो तुम्हारे बहुत सारी चीजें फिर से, है ना, यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और इसमें मैंने ये कहानी मैंने यहाँ क्लास में डिस्कस कराई है कि भाई यहाँ पे कितनी अपनी पावर रिक्वायरमेंट होगी, वो मैंने फॉर्मूला लिखाया है ना, इसलिए हो जाएगा। 16 वाली प्रॉब्लम में आते हैं। सोलेनॉइड दिया है, इसके अंदर हवा है एज अ कोर, तो लिखा है ना एयर कोल्ड, एयर ये कोर्ड है ना, मतलब कि कोर में हवा है, तो जो हम लोग जनरली लेके चलते हैं। इसकी लेंथ हमें दी है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पर अब गिवन है, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है वो भी हमें गिवन है, और इसको हमने स्विच ऑफ कर दिया है, और इतने सेकंड्स में स्विच ऑफ कर दिया। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें एवरेज ये जो यहाँ पर बैक EMF है वो कितना आएगा। सिंपल सा वही मैंने बताया ना कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसी को हम बैक EMF बोलते हैं। जो एवरेज की यहाँ बात आ रही है तो L इंटू क्या लिखोगे तुम, ये डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी पता है, डेल्टा I भी पता है, क्योंकि I तुम्हारी अभी जो फ्लो कर रही है और फाइनल I तुम्हारी क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। तो चेंज इन करंट भी पता है। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या लिखोगे भाई, तो सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या प्रूव कराया था, V0 N स्क्वायर इंटू V। ये फॉर्मूला याद आ सबको, जहाँ पे V फॉर वॉल्यूम है भाई, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जहाँ पे N कितना होगा, कैपिटल बाय N, है ना, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। जो सारे फॉर्मूले तुम्हें बता दिए हैं, ये फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, तो बस यहाँ पुट करना है, तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी अपनी ये चैप्टर की पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये पोर्शन मैं रब कर देता हूँ। तो इस चैप्टर का एनसीईआरटी अपना पूरा खत्म हो गया। अब जाते जाते अपने एसी जनरेटर की बात कर लेता हूँ। देखो एसी जनरेटर जो है इसका तुमने यहाँ वर्किंग और प्रिंसिपल हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होता है ना, फिगर इधर की जो बात है, तो उस पर मैं ज्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करूंगा, ठीक है। तो एसी जनरेटर की मैं यहाँ पे मैथ्स पे डिस्कस करूंगा, सिंपल सा। यहाँ पर अब उसकी हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। अब जल्दी से ध्यान से सुन लेते हैं। एसी जनरेटर होता क्या है कि हमारे पास ऐसे मैग्नेट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, इसके बीच हम एक ऐसे कॉइल रख देते हैं। ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से सुनना।
इस कॉइल को अब हवा में आप कैसे टांगे, तो बेसिकली हवा में तो टांग नहीं सकते, तो यहाँ पे आर्मेचर में रख देते हैं, आर्मेचर है ना, आर्मेचर में उसको हम टांग सकते हैं। ये सब तुम्हारा मैकेनिकल अरेंजमेंट है। ये तुम्हारी अब कॉइल है, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। इस कॉइल का ध्यान रखना, इस कॉइल में कुछ अपने अब नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसका एरिया a है, ये सब डेटा है। मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ये हो गई है ना। और तुम्हें पता है कि अगर हमें एसी जनरेटर, तो हम यहाँ पर ये दो स्लिप रिंग्स लगाते हैं, क्योंकि उसमें पोलैरिटी चेंज होती रहती है। पोलैरिटी अब क्यों चेंज होगी, सब कुछ मैं मैथमेटिकली समझाऊंगा। सिंपल सा मैंने फिगर बना रखा है, ये स्लिप रिंग्स लगा रखी है, और फिर यहाँ पर हम स्प्रिंग की हेल्प से ऐसे कनेक्टिंग वायर की हेल्प से, यहाँ पे कार्बन की हेल्प से ये करंट हम ले लेते हैं। तो मैं एक बार ऐसे रीड करोगे तो तुम्हें इसका मैकेनिकल अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा, इस पर हम नहीं जा रहे हैं। अब मेन चीज ध्यान से देखो, एसी जनरेटर ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पर हम चेंज कराते हैं ये जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल का जो एरिया है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज कराता है। कैसे चेंज कराता है, आर्मेचर को हम घुमा के, मान लो कि आर्मेचर को मैं ओमेगा की कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा हूं, ओमेगा रेडियन पर सेकंड है ना, कि कांस्टेंट स्पीड से मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली थीटा कितना था, 0 था, है ना। ऐसा होना हमेशा पॉसिबल नहीं। थीटा 0 होने का मतलब क्या है, सिंपल सा, कि ये अगर मेरी कॉइल है, ये अगर मेरी ऐसे कॉइल है जो ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे घूम सकती है, तो इनिशियली मान लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे है। अब कॉइल अब घूमेगी, तो देखो उसका एरिया वेक्टर तुम्हारा ऐसे घूम रहा है, एरिया वेक्टर अब घूम रहा है। अगर एरिया वेक्टर अब घूम रहा है, अगर कॉइल घूम रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो है वो देखो वो ऐसे हो गया। एरिया वेक्टर तुम्हारा अगर घूमना शुरू करेगा तो वो ऐसे अब घूमेगा, तो एरिया वेक्टर अगर घूमेगा तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। अगर यहाँ पर हम ओमेगा से हम घुमा रहे हैं, तो थीटा कैसे चेंज होगा, थीटा चेंज होगा ओमेगा इनटू टी, ऐसे ना, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। उस यहाँ पे उसी लॉजिक से कि अगर t इज इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है, तो एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी फिक्स्ड है, मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर यहाँ पहुंच गया, मतलब कि अपनी जो यहाँ पे कॉइल है उसका प्लेन ऐसे हो गया, उसका 3D फिगर हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेंगे। तो ऐसा कुछ फिगर आएगा ये किसी इंस्टेंट पे, कोई पूछे कि थीटा कितना होगा, तो अगर हम कांस्टेंट ओमेगा से हम घुमा रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सबको पता है, रोटेशन मोशन तो पढ़ा ही सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो फ्लक्स है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा, वो आएगा NBA ये cos ओमेगा टी, NBA cos ओमेगा टी। ये ध्यान दो, फ्लक्स क्या आ गया, देखो फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो आएगा माइनस ऑफ डी बाय ये सॉरी माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, ये ध्यान रखना है ना। तो हम उस पर जाते ही नहीं है, ठीक है, उस पर हमें वो तो हम लॉजिकली देख यहाँ रीड भी कर लेंगे। तो बेसिकली ये सब कुछ तो मेरा कांस्टेंट है, तो इस ऑपरेटर के अंदर सिर्फ ये cos ओमेगा टी बनेगा, है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, तो ये cos का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर, ये चेन रूल से डिफरेंशिएट किया है मैंने, ये cos का होगा यहाँ पे अपना माइनस का sin ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का होगा ओमेगा। तो अगर मैं इसको अरेंज कर लूं तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया तुम्हारा, तो n माइनस माइनस प्लस हो गया, तो NBA ओमेगा ये sin ओमेगा टी। देखो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो ये किसका फंक्शन आ गया तुम्हारा, ये sin का फंक्शन आ गया। अच्छा sin का फंक्शन पता है तुम लोगों को, sin का फंक्शन क्या होता है, ये ना ऐसा एक साइड करके है। तो इस वाली इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना। देखो यहाँ पे देखो डायरेक्शन, ये पूरी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, जहां पर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज है, या पूरी डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यूज है। वैल्यू क्या है तुम्हारी NBA ओमेगा, NBA ओमेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये
ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू है या पीक वैल्यू, इसको मैं ई नॉट लिख देता हूँ NBA ओमेगा। और इसी को हम बोलते हैं फिर AC वोल्टेज। AC वोल्टेज मतलब कि हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग यहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज अपना चेंज हो रहा है, वोल्टेज अपना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है भाई। यहाँ पर वोल्टेज की जो पोलैरिटी वो चेंज हो रहा है, मतलब कि अभी अगर ये एंड पॉजिटिव और यहाँ पर ये एंड अगर नेगेटिव है तो कुछ देर बाद ये एंड नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ देर बाद ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज हमें वहां से दिख रही है और ये तुम्हारी क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये बात ध्यान रखनी है, NBA ओमेगा। ठीक है, अगर मैं मान लो कि ये जो अपनी कॉइल है इसका रेजिस्टेंस अगर आ रहा है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस आ रहा है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज R, तो अगर मैं यहां पे अब करंट निकालूं वो आ जाएगा E बाय R। तो E बाय R कितना होगा, तो NBA ओमेगा ये साइन ओमेगा t अपॉन R। तो ये हो जाएगी तुम्हारी मैक्सिमम करंट, बोलते हैं उसको I नॉट। तो ये हो गया I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। ये तुम्हारा आ गया AC करंट की इक्वेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारा AC जनरेटर है, जहां पर ये ध्यान रखना है कि ये मेरा यहाँ पर पीक वोल्टेज है, ये मेरी पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये मेरी यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है जो हो सकती है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पे करंट और जो वोल्टेज आ रहा है वो AC जनरेटर से साइनोसॉइडल फंक्शन आ रहा है ना, साइनोसॉइडल फंक्शन है। साइनोसॉइडल का मतलब क्या होता है कि आइदर साइन का फंक्शन या फिर ये कॉस का फंक्शन। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन का फंक्शन है ना, इन दोनों में से कोई भी चीज हो वो तुम्हारा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है ना, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि साइन और कॉस है तो एक ही चीज है ना, है तो एक ही चीज साइन और कॉस, सिंपल सा, वो आपस में रिलेटेड भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको AC जनरेटर बोलते हैं, इससे हमें AC करंट भी मिल रही है और AC वोल्टेज भी मिल रहा है। और यही हम स्टार्ट करेंगे अब अपने अगले चैप्टर से, है ना। और इसकी जो प्रॉब्लम है NCERT की वो तुम ट्राई करना है। कौन कौन सी, एक तो एक्सरसाइज वाली है 6.6, ठीक है, वो ट्राई करना है। उसको मैं तुम्हें AC जो करंट है ना वही उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, AC करंट वाले चैप्टर में 6.6 वाली। और जो तुम्हारा एग्जाम्पल है 6.11 वाला, है ना। एग्जाम्पल 6.11 वाला तो आसान है, तो उसको अगर रीड करो तो तुमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो तुम्हारा ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो 6.11 तुम्हारा सॉल्व हो गया। तुम रीड करोगे तो तुम्हारा बस ये फॉर्मूला यूज हो रहा है 6.11 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।